जैसा कि हम जानते हैं, अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे उन सभी दोस्तों ने मिलकर पेनीवाइज यानी उस जोकर को हरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जोकर मरा नहीं था और इसलिए वो सभी दोस्त आखिर में मिलकर ये कसम खाते हैं कि अगर वो जोकर कभी वापस लौट कर आया तो वो सभी लोग भी उसे हराने के लिए एक बार फिर वापस आएंगे। इसके बाद हम इस कहानी में 27 साल आगे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो जोकर फिर से उस शहर यानी डेरी में आ चुका है और इस बात का पता हमें तब पता चलता है कि जब वो जोकर एंड्रयू नाम के एक गे इंसान को उसी के पार्टनर के सामने बड़ी ही बुरी तरह मार देता है। इसके बाद हम मिलते हैं माइक से, जो कि लूजर्स क्लब का एक मेंबर था। लूजर क्लब ही वो ग्रुप था जिन दोस्तों ने मिलकर इस कहानी के पहले हिस्से में उस जोकर को हराया था। अब हम देखते हैं कि लूजर्स ग्रुप में से सिर्फ माइक ही एक ऐसा मेंबर था जो कि पिछले 27 सालों से डेरी में ही रह रहा था, जबकि उसके बाकी सभी साथी उस शहर को छोड़कर जा चुके थे। और पिछले 27 सालों से माइक लगातार उस जोकर से जुड़ी हर जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसके बाद माइक उसी जगह पहुंचता है जहां उस जोकर ने एंड्रयू को मारा था, जहां वो देखता है एक जगह उस जोकर ने माइक और उसके दोस्तों के लिए एक नोट छोड़ा था जिसे उसने खून से लिखा था और उस नोट में उस जोकर ने लिखा था कि घर वापस आ जाओ। ये देखकर माइक समझ जाता है कि उस जोकर को हराने के लिए लूजर्स ग्रुप के सभी दोस्तों को एक बार फिर से साथ आना ही होगा। इसके बाद हम एक एक करके लूजर्स ग्रुप के सभी लोगों से मिलते हैं, जहां हम सबसे पहले मिलते हैं बिल से, जो कि अब एक बहुत मशहूर राइटर बन चुका है और फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा करता है। इसके बाद हम मिलते हैं एडी से, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है, रिची, जो कि इस ग्रुप का सबसे हंसमुख लड़का था और वो अब एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका है, और बैन, जो कि कभी बहुत मोटा हुआ करता था, वो अब एक हैंडसम बिजनेसमैन बन चुका है, और साथ ही बेवरली यानी बेव ने भी शादी कर ली थी। और सबसे आखिर में हम मिलते हैं स्टैनली यानी स्टैन से, और वो भी शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो चुका था। तभी स्टैन को एकदम से माइक का कॉल आता है, जहां माइक उसे बताता है कि वो जोकर डेयरी में वापस आ गया है, इसलिए उन सबको उसे रोकने के लिए वापस आना होगा। लेकिन स्टैन माइक की इस बात को सुनकर बहुत डर जाता है, और क्योंकि बचपन का ट्रॉमा वो दोबारा नहीं झेलना चाहता था, इसी वजह से स्टैन डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी कलाई की नस काट कर अपनी जान ले लेता है। इसी बीच हम मिलते हैं हेनरी से, जिसे हमने इस कहानी के पहले हिस्से में देखा था और जिसने उस जोकर के वश में आकर अपने ही पिता का कत्ल कर दिया था, और इसी जुर्म में वो पिछले 27 सालों से जेल में ही बंद है और इसी वजह से उसकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि उस जेल में वो जोकर एक इंसान का रूप लेकर आता है और हेनरी से आकर मिलता है, जहां वो हेनरी को एक चाकू देता है ताकि वो उस जेल की सिक्योरिटी पर हमला करके वहां से भाग सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और हेनरी उस जेल से भाग जाता है। उधर माइक के भागने पर 27 सालों के बाद लूजर्स ग्रुप के सभी साथी डेयरी में आकर मिलते हैं, जहां वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर पुरानी यादें ताजा करते हुए खाना खा रहे थे। तभी उनके खाने से अजीबोगरीब जीव निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वो हर जगह फैल जाते हैं, और तब उन सभी को समझ में आता है कि वो सब उस जोकर का माया जाल था। इसके बाद बेव स्टैन के घर कॉल करती है, ये पूछने के लिए कि वो डेयरी सबसे मिलने क्यों नहीं आया, और तब बेव को पता चलता है कि पिछले ही दिनों स्टैन ने आत्महत्या कर ली थी। ये सब जानकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और सभी लोग माइक का साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं और सिर्फ बिल ही वहां अकेला रुकता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर माइक उस जोकर के बारे में क्या बताना चाहता है। जिसके बाद माइक बिल को अपने घर लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि माइक बिल को अपने पिछले 27 सालों की सारी रिसर्च दिखाता है जो कि उसने उस जोकर पर की थी। इसी बीच माइक बिल को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है जिसमें कुछ नशीली चीजें मिली हुई थी, और इसी वजह से उस ड्रिंक को पीते ही बिल को नशा होने लगता है। और तब माइक उसे बताता है कि उसकी रिसर्च के दौरान वो एक ऐसे आदिवासी लोगों से मिला जिन्होंने उसे बताया कि वो कई 100 सालों पहले इस धरती पर एक मेटेरॉइड गिरा था और वो जोकर उसी की मदद से इस धरती पर आया था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक एलियन है। और कई 100 सालों पहले इन्हीं आदिवासियों के पूर्वजों ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस जोकर को रोक दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो जोकर इस तंत्र शक्ति से बाहर आकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। साथ ही माइक बिल को ये भी बताता है कि जो नशीला ड्रिंक उसने पिया है वो भी उन आदिवासियों से ही लेकर आया था, और यही वजह थी कि बिल माइक की कई एक एक बात को अपनी आंखों से देख पा रहा था। और इतना सब कुछ देखकर बिल इस काम में माइक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ग्रुप के बाकी साथियों को मनाने जाते हैं, जहां बेव उन्हें बताती है कि जब से बचपन में उस जोकर ने उसे अपने वश में करने की कोशिश की है, तब से रोज उसे डरावने सपने आते हैं, और उन सपनों में उसने लूजर ग्रुप के सभी लोगों को एक एक करके मरते हुए देखा है, और हाल ही में जो स्टैन ने भी अपनी जान ली है वो भी उसने पहले से ही अपने सपनों में देख लिया था। इसके बाद माइक उन सभी को बताता है कि उसे उस जोकर के खिलाफ इस्तेमाल में आने वाली तांत्रिक प्रक्रिया पता है, लेकिन उसे सफल करने के लिए उन्हें अपने बचपन से जुड़ी कोई ना कोई चीज ढूंढ कर लानी होगी। इसलिए वो सभी अलग अलग होकर अपनी अपनी चीजें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां बेव अपने बचपन के घर में पहुंचती है, जहां अब एक बूढ़ी औरत रहती थी। जिसके बाद बेव उसी घर के बाथरूम की तरफ जाती है, क्योंकि वहीं पर उसके साथ एक हादसा हुआ था।
तभी बैव को वहाँ एक लेटर मिलता है जो कि उसने बचपन में छुपा कर रखा हुआ था। और जैसे ही बैव उस घर से बाहर जा रही थी कि तभी वो बूढ़ी औरत एक राक्षस में बदल जाती है। इसके बाद किसी तरह अपनी जान बचाकर बैव उस घर से बाहर निकलती है। दूसरी ओर बिल डेयरी में घूमते घूमते एक पुरानी दुकान पर पहुंचता है जहां उसे वही साइकिल मिलती है जिसे वो बचपन में चलाया करता था, जिसे वो वहां से खरीद लेता है। लेकिन रास्ते से जाते हुए वो एक बच्चे को देखता है जो कि बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहां बचपन में बिल के छोटे भाई जॉर्जी पर उस जोकर ने अटैक किया था। जिसके बाद बिल उस बच्चे को वहां से तुरंत दूर जाने को कहता है, जिसके बाद वो बच्चा भी डर कर वहां से भाग जाता है। उधर बैन भी अपने पुराने स्कूल में जाता है और वहां भी जोकर अपने माया जाल से उस पर हमला कर देता है। उधर रिची के साथ भी यही होता है और वो जोकर उसे भी वही माया जाल में फंसाने की कोशिश करता है और साथ ही एडी को भी वही भूत दिखाई देता है जिसे उसने बचपन में देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो सभी जानते थे ये सब असलियत नहीं है और ये सब वो जोकर जानबूझकर कर रहा था ताकि वो उन सभी के मन में अपना डर बैठा सके। खैर वो सभी लोग अपनी बचपन से जुड़ी कोई ना कोई चीज ढूंढकर फिर से एक साथ एक होटल पर मिलते हैं जहां वो सभी लोग एक दूसरे को अपने साथ हुई हर घटना के बारे में बता रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वॉशरूम में एडी को हेनरी दिखाई देता है जो कि अपने चाकू से एडी पर हमला कर देता है और जब तक बाकी सभी लोग वहां पहुंचते हैं वो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। तभी बिल को एकदम से महसूस होता है कि वो जोकर उस बच्चे को मारने वाला है जो कि उसे कुछ समय पहले ही मिला था। अब क्योंकि बिल ने अपने छोटे भाई को भी कुछ इसी तरह खोया था, इसलिए वो उस बच्चे को बचाने पास ही के एक मेले में पहुंच जाता है जहां कुछ ही देर ढूंढने पर वो देखता है कि उस बच्चे को तो उस जोकर ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिसके बाद बिल उस जोकर के सामने उस बच्चे को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वो जोकर उस बच्चे को बिल की आंखों के सामने ही बड़ी क्रूरता से मार देता है। उधर हम देखते हैं कि एडी पर हमला करने के बाद हेनरी चुपके से माइक पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से वहां रिची आ जाता है और आखिरकार वो हेनरी को मार देता है। इसके बाद वो सभी मिलकर उसी भूतिया घर में जाते हैं जहां वो इस कहानी के पहले हिस्से में गए थे। अब जैसे ही वो सभी उस घर में जाते हैं तभी हम देखते हैं कि वो जोकर फिर से उनके ऊपर अपने माया जाल के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करता है, जहां हम देखते हैं कि वो जोकर बार बार अलग तरीके आजमा रहा था उन्हें डराने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो सब एक धोखा था जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। इसके बाद वो सभी उस घर में बने कुएं से होते हुए उस गुफा में पहुंचते हैं जहां वो जोकर रहा करता था और ये वो अंडरग्राउंड जगह थी जहां हजारों सालों पहले वो मिट्रोइड टकराया था और तब से लेकर आज तक वो जोकर वहीं रह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक वहां बाकी सभी के साथ मिलकर अपनी तांत्रिक प्रक्रिया शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं कि वो सभी एक एक करके अपने बचपन की चीजें आग में डालते जा रहे थे। जैसे बिल ने जॉर्जी के लिए बनाई बोर्ड को फेंका, एडी ने अपने इनहेलर को फेंका, रिची ने अपने गेम टोकन को फेंका, बेवर्ली ने वो लेटर फेंका। इसी तरीके से सबने कुछ न कुछ फेंका और तभी हम देखते हैं कि वहां 3 लाइट बॉल्स आ जाती हैं। जिसके बाद माइक उन सभी को बताता है सब अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अगर किसी ने उन लाइट्स को अपनी आंखों से देख लिया तो वो इंसान उस जोकर के वश में आ जाएगा। लेकिन इस सारी तांत्रिक प्रक्रिया का भी उस जोकर पर कोई असर नहीं होता है और तब वो जोकर एक बहुत ही बड़ा रूप लेकर उनके सामने आता है और उन्हें बताता है कि उनके प्यारे दोस्त माइक ने उन्हें ये कभी नहीं बताया कि इस तांत्रिक प्रक्रिया को करने वाला हर इंसान आखिर में मर जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि केवल हर 27 साल बाद ही इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। जिसका मतलब ये था वो सभी लोग 27 साल पहले तो उस जोकर को मारने की कोशिश कर चुके थे और अगर इस बार भी वो उस जोकर को नहीं मार पाए तो अगला मौका 27 साल बाद ही आएगा। तभी हम देखते हैं कि वो जोकर खुद को एक बहुत बड़ी मकड़ी में तब्दील कर लेता है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों पर हमला कर देता है और वो सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागते हैं। लेकिन उस जोकर से दूर जाने के बाद भी वो जोकर उन सब पर बार बार अपने माया जाल का इस्तेमाल कर रहा था, जहां बिल को लगता है कि जॉर्जी की मौत उसकी वजह से हुई है। वहीं बैव खून की नदी में डूबती जा रही थी और बैन भी रेत के दलदल में डूबता जा रहा था। खैर किसी तरह वो सभी इस माया जाल से बाहर आते हैं और तभी वो जोकर माइक को पकड़ लेता है और जब वो माइक को मारने ही जा रहा था तभी वहां रिची आ जाता है। लेकिन वो जोकर भी तभी एकदम से रिची को वो 3 लाइट्स बॉल दिखाकर अपने वश में कर लेता है। लेकिन अपने दोस्त रिची को बचाने के लिए एडी एक आयरन रॉड से उस जोकर पर वार करता है, जिससे कि वो जोकर काफी घायल हो जाता है। और तभी जब एडी सोच रहा था कि उसने उस जोकर को हरा दिया तभी वो जोकर अपना एक टेंटेकल एडी की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे कि एडी बुरी तरह घायल हो जाता है। और एडी की इस हालत को देखकर बाकी सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब एडी बच नहीं पाएगा। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस जोकर के सामने बिना डरे उसे अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं,
जिससे ये साफ हो चुका था कि अब उनमें से किसी में भी उस जोकर का कोई डर नहीं बचा था। और तभी हम देखते हैं कि इस डर की कमी होने की वजह से वो जोकर धीरे धीरे साइज में छोटा होने लगता है और धीरे धीरे वो छोटा हो जाता है कि जैसे उसमें कोई जान ही नहीं बची हो। और तभी आखिर में माइक उस जोकर के धड़कते हुए दिल को उसके सीने से बाहर निकाल लेता है और वो सभी लोग मिलकर उस दिल को अपने हाथों से कुचल देते हैं, जिससे कि आखिरकार अंत में वो जोकर मर जाता है। लेकिन तभी अचानक वो पूरी गुफा गिरने लगती है और उन सभी लोगों को मजबूरन एडी की लाश को वहीं छोड़कर उस गुफा से बाहर निकलना पड़ता है। और जैसे ही वो सभी लोग उस घर से बाहर आते हैं तभी वो घर एकदम से नष्ट होकर पूरी तरह खाक हो जाता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उसी दरिया में डुबकी लगाने जाते हैं जहां वो सभी बचपन में जाया करते थे, जहां हम देखते हैं कि उन सभी को अपने दोस्त एडी की मौत का बहुत दुख था। तो ये थी इट चैप्टर 2 की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।